स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी स्पीड फास्ट कर रहे हैं और अब हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस जो है वो यूनिट वाइज नहीं सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं आरपीएससी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट वाले, वो सभी सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन वापस से रिपीट भी होते हैं या रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आते हैं। तो पहली प्रायोरिटी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगी। तो ये जो अभी सबसे पहले पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, 2016 का ये पेपर है, कॉलेज लेक्चर एग्जाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला पेपर है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से ये किसका कथन है लोक प्रशासन उन सभी संचालनों से मिलकर बना होता है जिनका उद्देश्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित लोक नीति का निर्माण या क्रियान्वयन होता है। किसने कहा ये? कमेंट में लिखिए। आप अगर अपनी प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं तो आपको साथ के साथ आंसर करना होगा, या आप एक बार इन क्वेश्चंस को, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है कुछ भी, तो फिर आप एक बार इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लें। देखिए, किसने कहा था ये? एल.डी. वाइट ने कहा था। क्वेश्चन 2, निम्न में से किसने कहा विकास एक निश्चित उद्देश्य की तुलना में मन की एक अवस्था, एक प्रकृति, एक दिशा है। यह एक विशेष दशा में परिवर्तन की एक दर है। इंग्लिश में भी बोल देती हूँ मैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इंग्लिश मीडियम के भी हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड डेवलपमेंट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अ टेंडेंसी, अ डायरेक्शन रेदर देन अ फिक्स्ड गोल। इट इज अ रेट ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रिक्स ने कहा है, विडनर ने कहा है, चैम्बर्स ने कहा है, या ब्राउन ने कहा है? जब भी विकास की बात आती है तो हमारे दिमाग में जो नाम सबसे पहले आता है ना, एडवर्ड विडनर, उन्होंने ही कहा है। एडवर्ड विडनर के सेंटेंस है ये। नेक्स्ट, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम 1985 के अंतर्गत ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध अंतिम अपील निम्न में से कहाँ की जा सकती है? फाइनल अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नन ऑफ दीज। सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड इज अपोजिट टू द कंसेप्ट ऑफ। आदेश की एकता निम्न में से किस अवधारणा के विपरीत होती है? सेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, एडजुडिकेशन, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। केंद्रीकरण, हस्तांतरण, अधिनिर्णय या कार्यात्मक फॉर्मेनशिप। तो आप जानते ही हैं आदेश की एकता 500 होता है, तो आदेश की एकता होती है, हायरार्की होती है, लेकिन टेलर के अनुसार कार्यात्मक फॉर्मेनशिप जो है वो अच्छी बताई गई है। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सिविल सेवाओं को स्थायी वेतन भोगी एवं कुशल कर्मचारियों के एक व्यावसायिक निकाय के रूप में परिभाषित किया है? हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड द सिविल सर्विसेज एज अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल, परमानेंट, पेड एंड स्किल्ड? हरमन फाइनर, E.N. ग्लेडन, W.F. विलोबी या पॉल H. एप्पलबी? हरमन फाइनर ने कहा था ये। ठीक है, नेक्स्ट, कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीति का मूल्यांकन विधायिका द्वारा किया जाता है। सही विकल्प का चयन करें। द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज evaluated by the legislature. Indicate the right option given below. Questions and debates. Various motions of the parliament, committee, hearing and investigation and budgetary process, all of these. प्रश्न एवं वाद विवाद, संसद में लाए गए भिन्न भिन्न प्रस्ताव, या समिति में समस्याओं को सुनना और जांच करना, बजट संबंधी प्रक्रिया, या सभी? तो आप जानते ही हैं ये सभी वो सारे तरीके हैं जिनके द्वारा निर्मित नीति का मूल्यांकन किया जाता है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विधि के शासन के आधारभूत सिद्धांत है।
The basic principle of the rule of law are equality before law and equal protection of law, independent and impartial judiciary, adequate safeguard against abuse of power by executive, और all of these. कानून के सम्मत समानता एवं कानून का संरक्षण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, कार्यपालिका द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण, या सभी. तो आप जानते हैं इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा. ये तीनों ही विधि के शासन के अंतर्गत विधि के शासन की परिभाषा में आते हैं, उसके अर्थ में आते हैं. नेक्स्ट, कैमरलिज्म का आशय है. ये तो हमने अभी जस्ट रिवाइज किया है इस चैप्टर को. व्हाट डज टर्म कैमरलिज्म मीन? प्रशासन का जर्मन विज्ञान, प्रशासन का डच विज्ञान, अमेरिकन विज्ञान या ब्रिटिश विज्ञान. हमने अभी एनपीए जब स्टडी कर रहे थे, एनपीए एमपीएम वाला चैप्टर, तो हमने देखा था कि ये जर्मन वर्ड है कैमरलिज्म. तो इसका आंसर होगा प्रशासन का जर्मन विज्ञान. नेक्स्ट, वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार के मूल में है. निम्नलिखित में से किसने वित्तीय प्रशासन के महत्व पर उपरोक्त कथन दिया है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग गेव दिस पॉपुलर स्टेटमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? हुअर आयोग इसका आंसर होगा. हुअर कमीशन ने ये कहा था. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा लोक प्रशासन का मुख्य सार नीति निर्माण है? Who of the following said the essence of public administration is policy making? डेमॉक ने कहा, रेने ने कहा, एपलबी ने कहा या एडवर्ड्स ने कहा? तो ये एपलबी ने कहा है. पॉल एच एपलबी इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूचना प्रौद्योगिकी को संगठनों में संप्रेषण प्रक्रिया में लागू किया जाता है तो इसे कहा जाता है? When information technology is applied to the communication process in organization, it is called. इसका तो डायरेक्ट आंसर होना आपको आना चाहिए. प्रबंध तकनीकी प्रणाली कहेंगे, प्रबंध सूचना प्रणाली कहेंगे, प्रबंध सूचना हल प्रणाली कहेंगे या प्रबंधन सूचना तकनीकी प्रणाली कहेंगे उसे. तो इसका आंसर होगा प्रबंधन सूचना प्रणाली, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है तो ये हमेशा आपका सही होना चाहिए इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. परिकल्पना के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? परिकल्पनाएं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण और अपरिहार्य साधन है. परिकल्पनाओं का परिणाम सिद्धांत द्वारा अथवा अन्य परिकल्पनाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. परिकल्पनाएं जांच को निर्देशित करती हैं. परिकल्पनाएं उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न रूप में होती हैं. इंग्लिश में देख लेते हैं इसे. Which of the following statement are true about the hypothesis? Hypotheses are important and indispensable tool of scientific research. Hypothesis can be deducted from the theory and from other hypotheses. Hypothesis direct the investigation. Hypotheses are in question from that it is to be answered. क्या चारों सही हैं या निम्न में से कौन सा सही है या क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कि जो 3 है ABC वो तीनों सही है और जो 4th है हाइपोथेसिस आर इन क्वेश्चन फ्रॉम दैट इज़ टू बी आंसर्ड. तो जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस जो होती है वो हमेशा प्रश्न रूप में हो, वो एक कथन के रूप में भी हो सकती है. इसलिए जो ABC हैं वो तीनों सही होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत प्रशासन के मध्य अंतर रखने वाला बिंदु है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? लाभ, प्रेरणा, मंत्रालय उत्तरदायित्व, व्यवहार में समरूपता या इनमें से सभी? क्या आंसर होगा इसका? इनमें से सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. निदेशालय, आयोग एवं परिषद सभी उदाहरण हैं. डायरेक्टरेट, कमीशन एंड बोर्ड्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ. सहायक अभिकरणों के, स्टाफ अभिकरणों के, सूत्र अभिकरणों के या व्यक्तिगत अभिकरणों के? कौन सी एजेंसीज होती हैं ये? डायरेक्टरेट्स जो होती हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, लाइन एंड स्टाफ वाला चैप्टर करते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि ये लाइन एजेंसीज होती हैं, सूत्र अभिकरण कहा जाता है इन्हें. आंसर 3.
क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस संदर्भ में धन विधेयक वित्तीय विधेयक से भिन्न है? धन विधेयक विधेयक का कार्य पूर्ण से कराधान पैसा उधार लेना तथा व्यय से संबंधित है, जबकि वित्तीय विधेयक व्यापक होता है। धन संबंधी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जबकि वित्तीय विधेयक को ऐसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कौन सा सही होगा इसमें? केवल ए सही है, केवल बी सही है, या दोनों सही है, या दोनों ही गलत है? क्या आंसर होना चाहिए? इसके ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अनुसंधान प्रारूप क्या है? अनुसंधान कार्य करने का एक तरीका है जिसका आधार सिर्फ सिद्धांत नहीं होता, गुणात्मक या मात्रात्मक विधियों का उपयोग करने का मध्य विकल्प है। वह शैली जिसमें आप अनुसंधान कार्य प्रस्तुत करते हैं, आंकड़ों का संग्रह विश्लेषण करने के लिए हर चरण के लिए एक ढांचा। जब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में जब कठिन शब्द आ जाए ना, तो हमें इंग्लिश वाले को प्रेफर करना होता है, प्रायोरिटी में रखना होता है। व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन? अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट grounded in theory, the choice between using qualitative or quantitative methods, the style in which you present your research findings, a framework for every stage of the collection and analysis of data। ये जब मैंने आपको रिसर्च मैथोलॉजी करवाया था तब बहुत अच्छे से बताया था कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। A framework for every stage of the collection and analysis of data। रिसर्च डिज़ाइन हम स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन करते हैं। तो 4 नंबर का जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निर्णय क्षमता के सीमित विवेकिता प्रतिरूप का प्रस्ताव दिया गया था। बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग वाज प्रपोज्ड बाय। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। किसने दिया था बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल? किसने बात करी थी बाउंडेड रैशनैलिटी की? हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वर्गीकरण के प्रकारों में से किसमें व्यक्ति का पद और वेतन उस सेवा के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं जिस सेवा में भर्ती के बाद रखा जाता है? ये जो क्वेश्चन था, ये पीएससी ने इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया था और ये मिस प्रिंट क्वेश्चन था, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बजट का क्रियान्वयन केवल निम्न में से किसके द्वारा मतदान किए जाने पर किया जा सकता है? बजट का जो क्रियान्वयन होता है उसमें मतदान कौन करता है? सिंपल सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। संसद करती है, पार्लियामेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 20, नवीन लोक प्रबंधन के बारे में कहा जाता है कि इसके निम्न के साथ संयुक्त आधार एवं सैद्धांतिक संबंध है। एनपीएम is said to have common roots and theoretical linkage with Cameralist group, the Prince, public choice theory, politics, administration, dichotomy। किसके साथ होना चाहिए इसका डायरेक्ट लिंक? पब्लिक चॉइस थ्योरी। हमने अभी स्टडी किया था, इसको रिवाइज किया था कि जो एनपीएम है वो और पब्लिक चॉइस थ्योरी दोनों के दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। इनकी रूट्स सिमिलर हैं, एक साथ इनकी उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन गुड गवर्नेंस से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद गुड गवर्नेंस? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, विनोबुक कॉन्फ्रेंसेस, और कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। हमने गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन देखी थी, विश्व बैंक प्रतिवेदन 1992। नेक्स्ट, भर्ती की 2 मुख्य विधियां, एक है बाहर से भर्ती और दूसरी को क्या कहा जाता है? इतना सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 मेजर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, वन इज रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड एंड द अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, डिपार्टमेंटल, बोथ और नन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बोथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट। ठीक है।
एक तो आउटसाइड से होता है, एक इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट होता है। ये मैं आपको अभी जब हम रिक्रूटमेंट को रिवाइज करेंगे तब अच्छे से समझा दूंगी फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने नीति विश्लेषण के लिए व्यवस्था प्रतिरूप दिया था? हु अमंग द फॉलोइंग गिव द सिस्टम मॉडल फॉर पॉलिसी एनालिसिस? ये तो मैंने आपको क्लास में इस तरह से रटा दिया है कि शायद आपका आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए। डेविड स्टन का मॉडल है। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टेक्निक ऑफ जॉन इनरिचमेंट? निम्न में से किसने कार्य संवर्धन तकनीक का प्रतिपादन किया? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे पहले, अब नहीं आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एफ हर्जबर्ग ने दिया है जॉब इनरिचमेंट टेक्निक। A policy is formulated in the context of changing goals, shifting environment and नीति निर्माण बदलते हुए उद्देश्यों, परिवर्तित होने वाले परिवेश एवं डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है नीति निर्माण? चुनौतियों के लिए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए, उद्देश्यों का व्यापक विचार के लिए या उद्देश्यों के प्राथमिक विचार के लिए? क्या आंसर आना चाहिए इसका? भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए, वेरिंग सिचुएशन, शिफ्टिंग एनवायरनमेंट एंड वेरिंग सिचुएशंस। सेकेंड नंबर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चनियर इज वाइडली यूज्ड टूल इन विच टाइप ऑफ रिसर्च वर्क? निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान कार्य में प्रश्नावली का प्रयोग व्यापक रूप में होगा? व्यापक रूप में है ना, स्पष्ट लिखा है कि व्यापक रूप में, यानी जब आप फोकस ही पूरा आपका क्वेश्चन पर रहेगा। तो कौन सी हो सकती है इस तरह की रिसर्च? सर्वे होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी, हिस्टोरिकल होगी या केस स्टडी होगी? साफ डायरेक्ट आंसर होगा इसका सर्वेक्षण, सर्वे रिसर्च। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक विकसित देशों का लक्षण नहीं है ना? जब भी क्वेश्चन इस तरह से घुमा कर आता है ना, वो लास्ट में नहीं को बहुत फोकस करना होता है, ये देखना होता है कि है या नहीं है, क्या पूछा गया है। कई बार आप गलत कर जाते हैं क्वेश्चन, जब आप ये नहीं देखते कि नहीं है पूछा था, है ये नहीं पूछा था। तो क्वेश्चन को भले 2 बार पढ़ना पड़े पर बहुत ध्यान से पढ़ना, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज? नॉट द फीचर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। राजकीय संगठन प्रणाली अत्यधिक विभेदित है। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली डिफरेंशिएटेड। पॉपुलर इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल सिस्टम। द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज हाईली डिफ्यूज्ड। द ब्यूरोक्रेसी इज हाईली स्पेशलाइज्ड। नहीं है ना? तो हमें देखो डिफरेक्टेड वाला लग रहा है ना? और क्या बोला है इन्होंने? स्पेशलाइज्ड वाला लग रहा है, वो भी होना चाहिए। पॉपुलर इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी होता है। बट द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज हाईली डिफ्यूज्ड। पॉलिटिकल सिस्टम डिफ्यूज नहीं होता, राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली अविवर्तित नहीं होती है। रिक्स ने जो हमें बताई है थ्योरीज, उसके अकॉर्डिंग। तो जो थर्ड होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं है। 28, निम्न में से कौन सा अप्रायिकता प्रतिदर्श का प्रकार नहीं है? विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? सुविधा युक्त प्रतिदर्श, समूह प्रतिदर्श, निर्णयात्मक प्रतिदर्श, संचयी प्रतिदर्श। इंग्लिश में देख लेते हैं, हमें समझ आ जाएगा। कन्वीनियंस सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग या कोटा सैंपलिंग? क्या आंसर होगा इसका? क्लस्टर सैंपलिंग, क्योंकि हम क्लस्टर सैंपलिंग को कई बार पढ़ चुके हैं और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक टाइप है। क्लस्टर सैंपलिंग डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट बनाने का सिद्धांत नहीं है? देखिए नहीं है करके कितने सारे क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बजट मेकिंग? The rule of lapse. Estimate should be nearly close to actuals. Budgeting should be net and not gross. Budget must be balanced. राशि संक्रमण का नियम, रूल ऑफ लैप्स। प्राक्कलन वास्तविकता के लगभग निकट होना चाहिए। बजटिंग शुद्ध होनी चाहिए, सकल नहीं। बजट संतुलित होना चाहिए।
कौन सी सिद्धांत आपको गलत लग रहा है कि वो नहीं होता है, वो बताना है आपको। तो जो तीसरा है, बजटिंग शुद्ध होनी चाहिए, सकल नहीं। बजटिंग शुड बी नेट एंड नॉट ग्रॉस, ये गलत है। नेक्स्ट, नीति मूल्यांकन की 3 मान्यता प्राप्त विधियां क्या हैं? नीति को प्रभावित करने वाले कारक का मूल्यांकन, नीति बनाने की रणनीति का मूल्यांकन, नीति परियोजना अनुमोदन, नीति परिणाम पर गंभीर चिंतन। मान्यता प्राप्त विधि बतानी है, कौन सी हैं 3? What are the 3 recognized method of policy evaluation? Policy impact evaluation, policy strategy evaluation, policy project appraisal, policy output determination. कौन सी 3 होना चाहिए इसमें से? तो जो सी है, पॉलिसी स्ट्रेटजी एवेल्यूशन, कभी भी उसकी स्ट्रेटजी का एवेल्यूशन नहीं होता है। तो जो ए, बी और डी होगा ये सही होगा, सी गलत है इसमें। 31, इन हायरार्की द टर्म स्केलर मीन्स। पद सोपान में स्केलर शब्द का क्या अर्थ है? इतना डायरेक्ट और इतना सिंपल क्वेश्चन, देखिए ऐसा इस तरह का क्वेश्चन मतलब हर स्टूडेंट उसे सही करके आएगा। क्या आंसर होगा इसका? सी डी। हायरार्की या स्केलर को कैसा माना जाता है? सीढ़ी नुमा माना जाता है। सेकंड नंबर सही है। 32, उर्वीक के अनुसार जहाँ काम अधिक सरल एवं नैतृक प्रकृति का हो वहाँ नियंत्रण का क्षेत्र भिन्न करता है। नियंत्रण का क्षेत्र भिन्न करता है। According to Urvik, where the work is of a more simple and routine nature, the span of control varies. अच्छा, यहाँ बात हो रही है नियंत्रण के क्षेत्र की जो संख्या होती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, वो कितना होता है? उर्विक के अनुसार कितना बताया गया है कि एक स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक लीडर कितने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8 से 12। एक लीडर जो होता है वो 8 से 12 व्यक्तियों को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उर्विक ने कहा है। उर्विक के अकॉर्डिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल का साइज होता है 8 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। संगठन को चैतन्य रूप से समन्वित सहयोगी प्रणालियों के रूप में किसने परिभाषित किया था? हु डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन एज कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव सिस्टम। माय गॉड, 3C आ गए इसमें। किसने कहा है ये ऑर्गेनाइजेशन को? ये परिभाषा किसकी थी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर? तो ये जो परिभाषा थी ये थी बर्नार्ड की, चेस्टर आई बर्नार्ड, याद कर लीजिएगा। देखिए हिंदी में पढ़ेंगे तो चैतन्य रूप से समन्वित सहयोगी प्रणालियों, तो थोड़ा सा माइंड लगा के इसको याद रखना होगा, चेस्टर आई बर्नार्ड। अगर आपको पहले से याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रकाशन की प्रकृति में 3 प्रवृत्तियां देखी। वाओ, वेरी सिंपल और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक उसमें नहीं है ना? A shift from empirical to normative, a shift from normative to empirical, a shift from ideographic to normothetic, a shift from non-ecological to ecological। कौन सा इसमें से नहीं है जो रिक्स ने नहीं बताया है? रिक्स बात कर रहे थे नॉर्मेटिव से एम्पेरिकल की, आइडियोग्राफिक से नॉमोथेटिक की और नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल की। जो पहला है वो गलत है, आनुभाविक से मानवीय अभिन्यास, ये गलत होगा, एम्पेरिकल टू नॉर्मेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक लोक प्रशासन की पूर्व निर्देशात्मक अवस्था से कौन जुड़ा रहा? Who has been associated with pre-paradigmatic stage of comparative public administration, CPA की प्री पैराडायमेटिक स्टेज किसकी मानी जाती है? कौन थे उससे डायरेक्ट जुड़े हुए? तो थॉमस एस कोहन, सेकंड नंबर पे जो नाम लिखा है थॉमस एस कोहन, इन्हें माना जाता है डायरेक्ट एसोसिएट थे ये CPA से। 36,
जैसा कि स्पष्ट है, तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? सीपीए के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। एज इज एपिरेंट, सीपीए इज अ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस। ये सिंपल सी डेफिनेशन किसकी थी? निमोद रेफली की। ये बहुत बार हमने पढ़ी है जब हम सीपीए कर रहे थे, तो निमोद रेफली ने ये कहा था, निमरोद रेफली। फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत एक्स को प्रस्तावित नहीं करता? थ्योरी एक्स वाई जो है ना, मोटिवेशन की थ्योरी, वहां से ये क्वेश्चन आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रपोजिशन इन थ्योरी एक्स? द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क। द एवरेज ह्यूमन बीइंग विशेस टू अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी। The average human being learns to seek responsibility. The average human being is not committed to organizational goals. कौन सा नहीं है? ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से और फिर बताइए कौन सा आंसर नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए उसमें सारी चीज़ें जो थी नेगेटिव कही गई थी, तो जो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सेंटेंस दिख रहा है हमें, द एवरेज ह्यूमन बीइंग लर्न्स टू सीक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं होगा उसका। ठीक है, तीसरा होगा। यूएस प्रशासनिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, संगठनात्मक प्रणाली, अध्यक्षीय प्रकार की सरकार, निरोध व संतुलन सहित शक्तियों का पृथक्करण। ये चारों में से कौन कौन सी यूएस की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की फीचर्स हैं? बहुत डिटेल में हमने इनको स्टडी किया था, बहुत अच्छे से। बताइए। जुडिशियल रिव्यू, फेडरल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल, फ्रॉम द गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस। ये मैंने स्पेशली आपको बताया था कि चेक एंड बैलेंस यूएस में है सेपरेशन ऑफ पावर के साथ। क्या होगा इसका आंसर? क्या चारों सही हैं? इसका आंसर होगा चारों सही है। 4 नंबर ए बी सी डी, ये चारों ही जो हैं ये यूएस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के फीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी संगठन में अधीनस्थों की संख्या 8 है तो वी ए ग्रेकुनास के सिद्धांत के अनुसार कुल संबंधों का विस्तार, ये फॉर्मूला यहाँ लगाना होगा, ग्रेकुनास फॉर्मूला जो था, कुल संबंधों का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताइए। वो होगा 1080। ये मैं आपको अलग से एक जब रिवीजन क्लास लूँगी तब उसमें समझाऊंगी, तो अभी इसका आंसर देख लीजिए, फिर वहाँ आप या तो लास्ट क्लासेस में जाकर देख लीजिए या फिर इसको, क्योंकि हम यहाँ पर तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चंस रह जाएंगे। वी एक ग्रेकुनास के सिद्धांत के अनुसार कुल संबंध जो आएंगे 8 से अगर फॉर्मूला से निकालते तो 1080 इसका आंसर होगा। 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज थ्रू? साइमन ने ग्रेपवाइन का सिद्धांत दिया था क्या? साइमन ने जॉन ऑफ इंडिफरेंस, उदासीनता के क्षेत्र का दिया था क्या? साइमन ने सेटिस्फाइंग बताया था क्या? कि साइमन ने मिक्स्ड स्कैनिंग बताया था? कौन सा सही होगा चारों में से? तो जब साइमन की बात आती है तो हम सेटिस्फाइंग वाली बात करते हैं, तो साइमन ने संतुष्टिकरण वाला दिया था। नेक्स्ट, लाइन ऑन स्टाफ प्रकार के संगठन का सर्वप्रथम उद्गम कब हुआ? कहाँ हुआ, मतलब कौन से एरिया में हुआ था? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, म्युनिसिपल में, पब्लिक में या मिलिट्री में? तो कहाँ हुआ था? मिलिट्री में। पहले, सबसे पहले जो सैनिक प्रशासन है वहाँ पर लाइन एंड स्टाफ प्रकार के संगठन बनाए गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपहेल्ड बाय एनपीए? नवलोक प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक को पुष्ट नहीं किया जा सकता है ना। कौन सी एक जो है, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया, हमने अभी इनको पढ़ा था। मूल्य आधारित, कार्य कुशलता और मितव्ययता, सेवा प्रदाय में सामाजिक समता या तर्क संगत अनुसंधान? 4 में से कौन सा है जो गलत है? रिलेवेंट रिसर्च। 4 नंबर, तर्क संगत अनुसंधान। ये शब्द वहाँ आता ही नहीं है जब एनपीए की बात होती है। ठीक है। हर्बर्ट ए साइमन के निर्णय को 3 चरण की प्रक्रिया माना। निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण जी मार्च ने छोड़ा? हर्बर्ट ए साइमन कंसिडर्ड डिसीजन मेकिंग एज अ 3-step प्रोसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड बाय जी मार्च? जो हर्बर्ट साइमन ने
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के 3 चरण बताए थे, उसमें कौन सा एक चरण है जो जी मार्च ने ऐड किया है? इंटेलिजेंस एक्टिविटी एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन, रिव्यू एक्टिविटी एंड फॉलो अप एक्शन, डिज़ाइन एक्टिविटी एंड डेवलपिंग अल्टरनेटिव, चॉइस एक्टिविटी एंड सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसमें जो सेकंड वाला है रिव्यू एक्टिविटी एंड फॉलो अप एक्शन, ये वाला ऐड किया है। फोर्टी 44 नंबर का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षण का आवश्यक नहीं है ना? यहाँ हिंदी में इसमें थोड़ी गड़बड़ प्रिंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इसेंशियल ऑफ सुपरविजन। जब हम पर्यवेक्षण करता है कोई, तो उसका कौन सा तत्व नहीं होगा इसमें? ये जो 4 हमारे सामने सेंटेंस है। पर्यवेक्षक तथा अधीनस्थों के मध्य सहमत कार्य मानकों का विकास करना, अधीनस्थों के लिए रिपोर्ट प्रपत्रों का विकास करना, अधीनस्थों के मध्य संघर्ष और गलतफहमियों को दूर करना, अधीनस्थों की गलतियों का पता लगाना और उन्हें पुरस्कार दंड देना। पर्यवेक्षण का काम चौथा नहीं होगा। फाइंड इट आउट फॉल्ट्स एंड अवार्ड्स पनिशमेंट टू सबऑर्डिनेट। पनिशमेंट देने का काम पर्यवेक्षण सुपरविजन वाले का नहीं होता है। 44 में 4 नंबर सही होगा। 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर स्टाफ एजेंसी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार का प्रमुख स्टाफ अभिकरण है? बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, बताओ डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या आंसर होगा इसमें? नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो स्टाफ अभिकरण है भारत सरकार का, नीति आयोग। द इमरजेंस ऑफ एनपीए इज एसोसिएटेड विथ। नव लोक प्रशासन का उद्गम इनमें से किससे संबंधित है? तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह से, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस से, या नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से? किससे संबंधित है? मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस से। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 47 अब ये सूची वाला मैच वाला आ गया। देखिए पहले मैच वाले क्वेश्चन कितने कम आते थे, मुझे ऐसा लग रहा है अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैचिंग में। तो एल.डी. वाइट की बुक का नाम क्या है? जल्दी से बताओ। एल.डी. वाइट की बुक का नाम क्या है? विलोबी की बुक का नाम क्या है? ग्लेडन की बुक का नाम क्या है? ऑर्डर विथ टीच की बुक का नाम क्या है? इनमें से कौन सा मैच करेंगे आप? ये क्वेश्चन नंबर आ गए हम 47 पर। एल.डी. वाइट की बुक सीधा सिंपल इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब ए में 2 आएगा तो सिंपल सा 3 नंबर हमको वैसे ही सही दिख रहा है। पहले ही को अगर आपको सिर्फ एल.डी. वाइट की बुक का नाम भी याद है ना, तो आप सही कर आओगे। इसमें ज़्यादा वेरिएशन है ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए ए में 2, अगर ए में 2 सही है तो बी में 1 हो गया। विलोबी की बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ग्लेडन की बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ऑर्डर विथ टीच की बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स पर्पस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, बुक्स के नाम तो याद करने ही होंगे, क्वेश्चन आते ही हैं बुक्स के नाम पर, हर बार पूछे जाते हैं, हर पेपर में पूछे जाते हैं। 48 निम्नलिखित में से कौन सी एक औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है? औपचारिक है ना, नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सुविचारित रूप से निर्मित संरचना होती है क्या? विभागीयकरण होता है क्या? अनौपचारिक संप्रेषण होता है क्या? और औपचारिक प्राधिकार होते हैं क्या? कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं होगी? अनौपचारिक संप्रेषण, क्योंकि वो औपचारिक संगठन है तो वहाँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई रोल ही नहीं है। 49 अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। संगठन की मानवीय विचारधारा, संगठन की शास्त्रीय विचारधारा, औपचारिक और अनौपचारिक लक्ष्यों का संश्लेषण और संगठन की आकस्मिकता विचारधारा। अब इसको अगर हमें रिलेट करना हो वर्क ओरिएंटेड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पीपल ओरिएंटेड और डायनामिक एनवायरनमेंट से, तो कैसे रिलेट करोगे आप? कैसे रिलेट करोगे? जो मानवीय विचारधारा है वो हमेशा कैसी होती है? पीपल ओरिएंटेड होती है। जो शास्त्रीय विचारधारा की जब हम बात करते हैं, क्लासिकल थ्योरीज जो थी संगठन की, वो सब की सब क्या कह रही थी? वो सारी की सारी कैसी थी? वर्क ओरिएंटेड थी, पीपल ओरिएंटेड नहीं थी। और औपचारिक और अनौपचारिक की जब बात की जा रही थी, है ना, तो वो सब किस में आ जाएगा? अनौपचारिक संगठन में। और संगठन की आकस्मिकता जो विचारधारा है वो किस की तरफ ले जाती है? डायनामिक एनवायरनमेंट की तरफ। तो 4 नंबर इसका
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इसके आगे के हम बाद में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है ये। नेक्स्ट वीडियो में 51 से आगे करेंगे। औपचारिक स्थिति से निकली हुई शक्ति क्या कहलाती है? पावर डिवाइडेड फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन इज क्या कहलाती है? औपचारिक स्थिति से निकली हुई शक्ति। औपचारिक है तो कौन सी शक्ति हो जाएगी? वैध शक्ति हो जाएगी, लेजिटिमेट पावर हो जाएगी। तो इसका पहला वाला सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली वीडियो आएंगे आपके क्वेश्चंस के, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 51 से आगे 100 तक के क्वेश्चन में। ओके बाय। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।